बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा चैप्टर नंबर 8 है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 25। और कल आप लोगों को जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ाया था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी थी कि बेसिकली है क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोलाइसिस हम क्यों करते हैं और क्या प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलाइसिस का। उसके बाद आपके पास है नेक्स्ट फ्राइडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, अब आपके पास क्या है, फ्राइडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो फ्राइडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो आपका बेसिकली आपको क्या कहता है बेसिकली बेटा फ्राइडेज के दो लॉज है, एक फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइज एंड सेकंड इज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइज। ठीक है, और दोनों ही एग्जाम में आते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट लॉज हैं और इससे रिलेट जो है वो न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, खास करके फ्राइडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइज से रिलेट न्यूमेरिकल एग्जाम में आ रहे होते हैं। तो बेसिकली फ्राइडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइज है क्या, द मास ऑफ एन एलिमेंट discharge during electrolysis is directly proportional to the magnitude of electric current and the time of flow of current। ठीक है, देखिए बेटा, जब भी आप किसी एलिमेंट के ऊपर करंट पास करते हैं, जैसा कि आपने इलेक्ट्रोलाइसिस में किया था, तो उससे होता क्या है कि एलिमेंट अपना मास डिस्चार्ज करता है। ठीक है, यानी कि अपना मास लॉस कर रहा होता है। जब भी आप किसी एलिमेंट को करंट देते हैं तो एलिमेंट बेसिकली क्या अपना मास लॉस करता है। और अपना जो वो मास लॉस करता है, क्योंकि आपने अभी पढ़ा था कल की क्लास में कि सोडियम क्लोराइड को जब आपने करंट पास किया था तो सोडियम अलग हो गया था और क्लोरीन अलग हो गया था। सही है, सोडियम जाकर आपका जो है वो कैथोड पर जमा हो गया था और क्लोरीन जाकर जो है वो एनोड के ऊपर जमा हो गया था। तो बेसिकली क्या हुआ था, इन्होंने अपने अपने मासेस डिस्चार्ज किए थे। तो जब भी आप किसी सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो अपना मास डिस्चार्ज करता है, और वो जो मास डिस्चार्ज होता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ करंट एंड द टाइम ऑफ फ्लो ऑफ करंट। यानी कि दो फैक्टर आ रहे हैं। पहला कि अमाउंट ऑफ करंट, अमाउंट ऑफ करंट का मतलब क्या है कि जितना आप उसको करंट पास करोगे उतना उसका मास डिस्चार्ज होगा, जितना आप करंट पास करोगे उतना ही उसका मास डिस्चार्ज होगा। ठीक है, तो दूसरा टाइम ऑफ फ्लो ऑफ करंट, जितनी देर आप करंट पास करोगे उतनी देर उसका मास डिस्चार्ज होगा, उतना ही ज्यादा उसका मास डिस्चार्ज होगा। अगर आप ज्यादा देर तक करंट पास करते रहते हो तो उसका मास ज्यादा डिस्चार्ज होगा। सही है, वो अपने आयन ज्यादा लॉस करेगा। ठीक है, और अगर आप कम टाइम के लिए करंट पास करते हो तो वो अपने आयन कम लॉस करेगा। ठीक है, तो बेटा ये आपका सिंपल सा इलेक्ट्रो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है, सॉरी फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है। और इस अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ये क्या बोल रहा है, अगर हम इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें तो W यानी कि अमाउंट ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AT, यानी कि करंट। सही है, यानी W आपका मास ऑफ द सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AT, A यानी करंट और T फॉर टाइम। ठीक है, अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हटता है तो उसकी जगह आ जाता है इज इक्वल टू और Z। ठीक है, तो फॉर्मूला टोटल क्या बन जाता है, W इज इक्वल टू ZAT। ठीक है, और सबके जो है वो नाम लिखे हुए हैं, वेयर W जो है वो बेसिकली मास ऑफ एलिमेंट है डिपॉजिटेड, जो भी एलिमेंट आप जिसके ऊपर भी करंट पास कर रहे हो उसका मास जो भी डिपॉजिट हो रहा है W वो है। Z जो है आपका बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस है। सही है, जो भी उस सब्सटेंस का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। A जो है वो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, एम्पेयर में काउंट होगा। और T जो है वो आपका टाइम है, जो कि सेकंड में काउंट होगा। तो ये तो आपका हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब आपके पास आता है फ्राइडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल लॉ है और इसमें बेसिकली वो क्या बोलना है, द अमाउंट ऑफ द मास ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस deposited or liberated when same quantity of current is passed through different electrolyte connected in series are proportional to their chemical equivalent mass। देखिए बेटा, वो बोलना है कि मुख्तलिफ सब्सटेंसेस का जो मास डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा जब सेम क्वांटिटी ऑफ करंट उन पे पास हो। ठीक है, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के जरिए। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स वो जो कि करंट को पास करेंगे, कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो जितना भी करंट पास होगा उस करंट पास होने की वजह से जो उनका मास डिपॉजिट होगा रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड प्लेट्स के ऊपर, उस मास की डिपोजिशन जो होगी
वो प्रोपोर्शनल होगी उनके केमिकल इक्विवेलेंट मास के हिसाब से, यानी जितना उनका केमिकल इक्विवेलेंट मास होगा उसी हिसाब से जो है वो उसकी डिपोजिशन होगी। और ये सारे एलिमेंट आपस में सीरीज में कनेक्टेड होंगे। पहली बात तो बेटा ये देखें कि केमिकल इक्विवेलेंट मास उनकी एक फिक्स क्वांटिटी होती है, सही है। केमिकल इक्विवेलेंट मास जो होती है वो उनकी एक फिक्स क्वांटिटी होती है, उसके बारे में आप आगे पढ़ लेंगे कि केमिकल इक्विवेलेंट मास बेसिकली होता क्या है। और दूसरी बात कि ये सारे एलिमेंट्स आपस में सीरीज में कनेक्टेड हो। जी तो बेटा मैं पढ़ा रहा था सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कि जितना भी मास डिफरेंट सब्सटेंसेस का डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा, तो ये यानी डिपोजिशन होगी उसके ऊपर, या फिर वो अपने इलेक्ट्रोड प्लेट से अलग होगा, लिबरेट भी होता है, सही है। डिपोजिशन नहीं होती इलेक्ट्रोलाइसिस में, जो है वो एलिमेंट के मासेस लिबरेट भी हो रहे होते हैं, यानी जो रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड प्लेट्स हैं उनसे अलग भी हो रहे होते हैं, ठीक है। तो जो भी डिपोजिशन या लिबरेट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, वो प्रोपोर्शनल होगी उनके केमिकल इक्विवेलेंट मास के। और क्या बताया था अभी कि केमिकल इक्विवेलेंट मास जो होगा आपका वो बेसिकली आपका टोटल जो है केमिकल इक्विवेलेंट मास बेसिकली आपका क्या होता है कि ये फिक्स क्वांटिटी होती है, ठीक है। एलिमेंट्स की फिक्स क्वांटिटी होती है, उसी के हिसाब से जो है वो उसका मास डिपोजिट होगा। अच्छा, इसके अलावा एलिमेंट्स का आपस में जो है वो सीरीज में कनेक्टेड होना चाहिए। देखें ये जो फ्राइडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है, ये बेसिकली कोई सिंगल कंपाउंड के लिए नहीं होता, बल्कि इसमें मल्टीपल कंपाउंड्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, सही है। इसमें जो है वो मल्टीपल कंपाउंड्स आपस में जो है वो कनेक्टेड होंगे, ठीक है, सीरीज में। अच्छा, अब सीरीज कनेक्शन क्या होता है बेटा? सबसे पहले तो ये समझ लें, इसको समझने से पहले, कि सीरीज का मतलब होता है कि अगर करंट एक जगह पर पास हो रहा है तो वो जो है वो उस एक जगह की मदद से बाकी जगहों पर भी ट्रांसफर होगा, बाकी जगहों पर भी पास होगा और इक्वल क्वांटिटी पास होगी, तो वो चीज कहलाती है सीरीज, ठीक है। अभी आप लोगों ने ज्यादा डिटेल में फिजिक्स नहीं पढ़ी है और आप लोगों का बिल्कुल स्टार्टिंग है, वरना आप लोग सीरीज और पैरेलल सर्किट्स को अच्छी तरीके से समझ लेते कि सीरीज में बेटा बेसिकली ये होता है कि करंट जब एक जगह पर पास हो रहा होता है, तो अगर एक मुख्तलिफ अप्लायंसेस किसी एक सोर्स के साथ कनेक्टेड हैं तो करंट इक्वली हर अप्लायंस में पास होता है, तो वो बेसिकली जो है वो सीरीज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने एक्सटेंशन वायर लें और एक्सटेंशन वायर को अपने मेन सॉकेट के साथ कनेक्ट कर लें, ठीक है। अब आपको पता है कि आपकी जो एक्सटेंशन वायर है, जिसको हम 3 प्लग भी कहते हैं, उसमें जो है वो मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं। आप मुख्तलिफ डिवाइसेस को एक ही एक्सटेंशन बोर्ड के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपके पास एक्सटेंशन बोर्ड है, ठीक है। उसमें आपने फॉर एग्जांपल मोबाइल भी कनेक्ट कर लिया, लैपटॉप भी कनेक्ट कर लिया, सही है, लैपटॉप भी चार्ज करने पे लगा दिया, मोबाइल भी चार्ज करने पे लगा दिया, और साथ में तीसरी भी कोई अप्लायंस लगा दी, ठीक है। अब होता यह है कि अगर जब आप लोग करंट पास कर रहे होते हैं तो करंट तीनों अप्लायंस में एक साथ इक्वली पास होता है, और अगर आप मेन स्विच को बंद कर दें, जिस स्विच के साथ आपका एक्सटेंशन बोर्ड का वायर कनेक्ट है, तो करंट इक्वली तीनों जगह से रिमूव हो जाएगा। अगर आपको बेशक मोबाइल चार्ज से हटाना है और अगर आपने अपना मेन स्विच बंद कर दिया तो ऑटोमेटिकली लैपटॉप भी बंद हो जाएगा, सही है, लैपटॉप भी चार्ज करना बंद कर देगा और मोबाइल भी चार्ज करना बंद कर देगा और कोई तीसरी अप्लायंस जो कनेक्ट है वो भी चार्ज करना बंद कर देगी, सही है। तो ऐसे सर्किट को हम कहते हैं सीरीज सर्किट, जिसमें एक ही बटन से मुख्तलिफ अप्लायंसेस चल रही होती है, सही है। दूसरी एग्जांपल, जैसे आपने फॉर एग्जांपल एक ही बटन से आपका फैन और सेवर एक साथ ऑन हो रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि अगर आपको फॉर एग्जांपल सेवर बंद करना है और फैन चलाना है, दिन का टाइम है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो सीरीज सर्किट होगा। तो अगर आपको या तो फैन और सेवर दोनों बंद करेंगे या फिर दोनों को चलता रहने देंगे, किसी एक को बंद नहीं कर सकते क्योंकि सीरीज में एक ही करंट सारी अप्लायंस पर पास हो रहा होता है। तो यहाँ पर भी हमने एलिमेंट्स को आपस में क्या किया हुआ है, ये जो कंपाउंड्स हैं उनको सीरीज में कनेक्टेड किया हुआ है, और सीरीज में कनेक्टेड करने के बाद ये सारे सीरीज में कनेक्टेड होंगे, और अब जब हम इनको आपस में जो है वो करंट पास करेंगे तो करंट तीनों पर इक्वली पास होगा, और जो उनकी डिपोजिशन होगी वो उनके केमिकल इक्विवेलेंट मास के बराबर होगी, और केमिकल इक्विवेलेंट मास एक फिक्स क्वांटिटी होती है। आप लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसमें बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे। अब यहाँ पर जो है वो एक्सप्लेनेशन है इसकी, और बेटा कोई चीज समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा।
कंसिडर 3 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट एंड एल्युमिनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन कनेक्टेड इन सीरीज। 3 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, एक है आपकी सिल्वर नाइट्रेट, दूसरी है आपकी कॉपर सल्फेट और एक है आपकी एल्युमिनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन, और ये सारे सीरीज में आपस में कनेक्टेड है। सेम क्वांटिटी ऑफ करंट इज पास थ्रू देम and then the mass of silver, copper and aluminum deposited on their respective electrodes would be directly proportional to their chemical equivalent masses। सही है। तो ये तीनों अप्लायंसेस आपस में आपकी कनेक्टेड हैं सीरीज में, और करंट पास करने से सिल्वर का मास, सिल्वर अलग हो गया, सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर अलग हो गया, कॉपर सल्फेट में से कॉपर अलग हो गया, और एल्युमिनियम नाइट्रेट में से एल्युमिनियम अलग हो गया, और अलग होकर वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जमा हो गए। अब वो यहाँ पर बोलना है कि ये जो भी इनके डेपोजिशन होगी, जो भी वो जमा होंगे अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे केमिकल इक्विवेलेंट मास के हिसाब से। जितना मास उनका केमिकल इक्विवेलेंट मास ज्यादा होगा उतना उसकी डिपोजिशन भी ज्यादा होगी, और जितना केमिकल इक्विवेलेंट मास उनका कम होगा डिपोजिशन उतनी ही उनकी कम होगी। सही है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, अकॉर्डिंग टू द Friday, if exactly 96,500 coulomb of electric charge is passed, then the mass of an element deposited will be equal to their chemical equivalent mass। अच्छा बेटा, एक बात और कि इसमें ये जरूर याद रखिएगा कि जो हमें चार्ज पास करना है करंट के लिए, सही है, जो उनके मासेस को डिपॉजिट करने के लिए जो भी चार्ज हमें पास करना है, वो चार्ज आपका एग्जैक्टली 96,500 कूलम के बराबर होना चाहिए। सही है, उससे कम ना हो। ठीक है, तो एग्जैक्टली 96,500 कूलम का जब हम चार्ज पास करेंगे तभी जो है वो डिपोजिशन उनकी एग्जैक्टली उनके केमिकल इक्विवेलेंट मास के प्रोपोर्शनल होगी। फॉर एग्जांपल, बाय पासिंग 96,500 कूलम, सिल्वर डिपॉजिट विल बी इक्वल टू 108 ग्राम। ठीक है, अब देखें सिल्वर का जो है अपना आपका जो भी उसका डिपोजिशन होगी सिल्वर की वो 108 ग्राम होगी, कॉपर की 31.7 ग्राम और एल्युमिनियम की 9 ग्राम होगी। सही है, और ये इनके केमिकल इक्विवेलेंट मास के बराबर ही है। तो वही ये लॉ बता रहा है कि डिपोजिशन केमिकल इक्विवेलेंट मास के बराबर होती है, तो लिहाजा जब इनकी डिपोजिशन होगी वो भी इनके केमिकल इक्विवेलेंट मास के हिसाब से ही होगी। ठीक है, अब बेसिकली बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मास होता क्या है, जिसका अभी बार बार जिक्र हो रहा था, वो आगे उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मास बेसिकली आपका होता क्या है। The amount of deposited or liberated substance during electrolysis when 1 coulomb charge is passed through an electrolyte is called electrochemical equivalent of the substance. Each element has its own chemical equivalent. देखिए बेटा, होता ये है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कि जब भी हम करंट पास कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को करते हुए, जब भी हम करंट पास कर रहे हैं, तो वो जो करंट पास हो रहा है वो अगर हम एग्जैक्टली 1 कूलम का करंट पास कर रहे हैं किसी सब्सटेंस के ऊपर, तो जितना भी मास 1 कूलम का करंट पास करने के बाद जितना भी मास डिपॉजिट हो रहा है उसकी इलेक्ट्रोड प्लेट के ऊपर, तो वो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। 1 कूलम का इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद जितना भी मास आपका डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रोड प्लेट के ऊपर, वो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। यानी इसका इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में करें, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट मास उसका सेम रहेगा, यानी एक्सपेरिमेंट सेम रिजल्ट देगा। चाहे आप जो है वो एक जगह का केमिकल उठाकर देख लें, चाहे दूसरी जगह का केमिकल उठाकर देख लें, जब आप उसके ऊपर सेम अमाउंट ऑफ करंट यानी कि 1 कूलम का करंट पास करेंगे, तो 1 कूलम का करंट पास करने पर एग्जैक्टली जितने चार्जेस इलेक्ट्रोड प्लेट के ऊपर जमा होंगे वो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होंगे। सही है, और इसका ऐसा यूनिट जो है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का, उसको हम ग्राम से एक्सप्रेस करते हैं, सॉरी किलोग्राम से एक्सप्रेस करते हैं, किलोग्राम पर कूलम। और हर एलिमेंट का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा ये देखें कि जब हमने करंट पास किया था सेम क्वांटिटी का 1 कूलम, सही है, 96,500 कूलम का, तो क्या हुआ था, सिल्वर का डिपोजिशन हुई थी 108, कॉपर की 31.7 और एल्युमिनियम की 9 ग्राम। तो हर बार जब भी हम चाहे इस एक्सपेरिमेंट को किसी भी जगह पर अप्लाई करें, चाहे हम किसी इंडस्ट्री में करें, चाहे हम किसी लैब में करें,
96,500 कूलम का जब हम उसके ऊपर चार्ज पास करेंगे तो एग्जैक्टली जो सिल्वर डिपोजिशन होगी वो आपकी 108 ही होगी, कॉपर 31.75 ही होगा और एल्युमिनियम 9 ग्राम ही होगी। और बेसिकली यही केमिकल इक्विवेलेंट है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अच्छा, अब रिलेशनशिप बिटवीन इक्विवेलेंट एंड द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के दरमियान में बेसिकली रिलेशनशिप क्या है? सिंस 96,500 कूलम चार्ज इज रिक्वायर्ड टू लिबरेट 1 gram equivalent mass of substance, so it is clear that 1 gram equivalent mass of substance is 96,000 greater than its electrochemical equivalent। देखें बेसिकली बेटा है क्या कि अगर हम जो है वो इक्विवेलेंट और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट में फर्क देखें तो बेटा जब भी हम 96,500 कूलम का इलेक्ट्रिक चार्ज पास करते हैं किसी भी सब्सटेंस के ऊपर तो वो उसके 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि जो भी उसका 1 ग्राम मास ऑफ सब्सटेंस है वो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट से 96,500 टाइम बड़ा होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज आपको बता रहे हैं। यानी देखें बेटा इसको इस तरीके इस फार्मूले से निकाल सकते हैं कि ग्राम इक्वेशन मास जो ग्राम इक्विवेलेंट मास जो होता है वो बराबर होता है 96,500 मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के। तो वो चीज जो है बेसिकली यहाँ पर जो पूछ रहे हैं कि वो ग्राम इक्विवेलेंट मास और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट में क्या फर्क है, तो ग्राम इक्विवेलेंट मास जो होता है वो बराबर होता है 96,500 कूलम और मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के। सही है, और ये जो 96,500 है कूलम है इसको 1 फराडे भी कहते हैं। ये याद रखिएगा, सारे एमसीक्यू उसमें चीजें आती हैं कि ये जो 96,500 है आपका इसको हम लोग 1 फराडे भी कहते हैं। तो ये आपका 1 फराडे है। ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि ये जो कूलम है ये 96,500 मल्टीप्लाई बाय Z यानी कि E जो है वो बराबर हो जाएगा 1 फराडे मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, तो बेटा यहां तक कोई प्रॉब्लम दोनों बच्चों में से किसी को? नो सर। ओके गुड। अब नेक्स्ट है बेटा आपका टॉपिक अब छोटी छोटी बेटा डेफिनेशन है। सही है कि यहां से आपकी पहली जो है इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं? द फ्लो ऑफ चार्ज इन द यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर। देखिए बेटा जब भी कोई चार्ज फ्लो होता है इन अ यूनिट ऑफ टाइम में, सही है, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर जो भी चार्ज फ्लो हो रहा होता है उसको हम बेसिकली अपना इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। सही है, जैसे जैसा चार्ज फ्लो हो रहा है वैसे वैसे वो आपका इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, एम्पियर क्या होता है? द करंट व्हेन पास थ्रू अ सर्किट फॉर 1 सेकंड कैन लिबरेट 0.001118 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एम्पियर। ठीक है, तो बेसिकली बेटा आपका एम्पियर क्या है? ये करंट का बेसिकली यूनिट है। करंट को हम लोग एम्पियर से रिप्रेजेंट करते हैं। और एम्पियर क्या होता है कि जब हम किसी सर्किट के अंदर 1 सेकंड के लिए करंट पास करें तो 1 सेकंड जब हम करंट पास करते हैं तो वो इतने ग्राम ऑफ सिल्वर के बराबर होता है। ठीक है, ये इतने ग्राम ऑफ सिल्वर को लिबरेट कर देता है वो 1 सेकंड का करंट। ठीक है, 0.00118 ग्राम ऑफ सिल्वर को जो है वो लिबरेट कर देता है। ठीक है, यानी निकाल देता है, यानी अगर वो सिल्वर आपका किसी इलेक्ट्रोड प्लेट पे जमा है तो उसको अलग कर देता है, लिबरेशन का मतलब है। तो वो चीज आपकी 1 एम्पियर कहलाती है। सही है, अब कूलम क्या है कि 1 एम्पियर का करंट जब हम 1 सेकंड तक किसी को पास करते हैं तो वो आपका कूलम कहलाता है। 1 एम्पियर का करंट जब हम 1 सेकंड तक किसी सब्सटेंस के ऊपर पास करते हैं तो वो बेसिकली आपका कूलम कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 एम्पियर मल्टीप्लाई बाय 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 कूलम। फ्राडे क्या है कि इसी तरह 96,500 कूलम जब आपस में मिलते हैं तो 1 फ्राडे बनता है। सही है, तो वो 1 फ्राडे बनता है। देखिए बेटा जिस तरह हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं ना, या मुख्तलिफ आप लोग जो है वो सब्सटेंसेस की वैल्यूज पढ़ते हैं, जैसे आप मुख्तलिफ मेजरिंग यूनिट्स पढ़ते हैं आप लोग, जैसे आपको पता है कि 1000 ग्राम आपस में मिलकर क्या बन जाते हैं? किलोग्राम।
आपको पता है कि ग्राम से छोटा जो होता है वो मिलीग्राम होता है। इसी तरह जो है आपका अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो सेंटीमीटर होता है, सबसे पहले मिलीमीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, ठीक है, फिर मीटर होता है, फिर किलोमीटर होता है, ठीक है। इस तरह का डिस्टेंसेस होते हैं ना, यानी बड़े होते चले जाते हैं और हर डिस्टेंस का पिछले डिस्टेंस के साथ ताल्लुक होता है। जैसे कि आपने 1000 मिलीग्राम मिलाते हैं तो 1 ग्राम बनता है, 1000 ग्राम मिलाते हैं तो 1 किलोग्राम बनता है, ठीक है। 40 किलोग्राम बनाते हैं मिलाते हैं तो आपका 1 मन बनता है, सही है। तो ये आपके यूनिट्स हैं, बेसिकली कन्वर्जन यूनिट्स। तो जिस तरह बाकी चीजों में इस तरह के यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं वैसे ही केमिस्ट्री में भी होते हैं, बस केमिस्ट्री की यूनिट थोड़े से अलग होते हैं कि सबसे पहले आपका एम्पियर होता है, जब वो एम्पियर आपस में मिलता है तो वो कूलम बनाता है, जब 96,500 कूलम के चार्ज आपस में मिलते हैं तो वो 1 फैराडे बनाते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सबसे बड़ा यूनिट जो है आपका वो क्या है, फैराडे, सही है। सबसे बड़ा यूनिट जो आपका काउंट होता है वो आपका क्या है इन सारी यूनिट्स के अंदर, फैराडे। अच्छा, अब इसके बाद बेटा आपके पास है यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, और हम दोबारा अब इलेक्ट्रोलाइसिस के टॉपिक पर आ गए हैं। कल इलेक्ट्रोलाइसिस का एक प्रोसेस आपको करके बताया था कि इलेक्ट्रोलाइसिस में बेसिकली होता क्या है कि एलिमेंट जो होते हैं विद द हेल्प ऑफ करंट एक कंपाउंड को हम तोड़ते हैं, विद द हेल्प ऑफ करंट हम एक कंपाउंड को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करने के बाद जो है उसको एक कंपाउंड को ब्रेक करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ करंट, और उस कंपाउंड को अलग अलग कर देते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड को कल हमने ब्रेक किया था, उसमें सोडियम अलग हो गया था और क्लोरीन आपका अलग हो गया था। तो बेसिकली ये चीज जो थी वो आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कहलाती है। अब यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइज कौन कौन से होते हैं, किन किन जगहों पर इलेक्ट्रोलाइज आपका बेसिकली इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस। तो बेटा देखें, पहला तो है एक्सट्रैक्शन ऑफ सर्टेन मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स, मेटल्स को उनकी ओर्स में से एक्सट्रैक्ट करना, उसमें इस्तेमाल होता है। और दूसरा प्रोसेस इस्तेमाल होता है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर, ठीक है। सबसे पहले तो हम एक्सट्रैक्शन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो बेटा ये समझ ले कि एक्सट्रैक्शन होती क्या है, सही है। व्हाट इज एक्सट्रैक्शन? देखिए बेटा, आपको पता है कि मेटल हमें कहाँ से मिलते हैं, अंडरग्राउंड रॉक्स में से, पहाड़ों में से, जमीन के अंदर से, रॉकी एरियाज में से, ठीक है। जब पहाड़ों को हम लोग डिग करते हैं सेवरल किलोमीटर्स तक, सेवरल मीटर्स तक जो है, जब हम उसको डिग कर रहे होते हैं तब हमें जमीन के अंदर से और पहाड़ों के दरमियान में से जो है वो मिलते हैं, आपको मेटल्स मिलते हैं। लेकिन जो मेटल बेटा हम लोग अभी इस्तेमाल करते हैं, सही है, वो मेटल एग्जैक्टली उसी क्वांटिटी में, सॉरी उसी शेप में नहीं मिलता हमें, इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं मिल रहा होता, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने आयरन की रॉड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉपर के वायर इस्तेमाल कर रहे हैं, एल्युमिनियम के बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या ये सारे मेटल इसी फॉर्म में मिलेंगे? नहीं, बल्कि ये मेटल अपनी बहुत ही रफ फॉर्म में होते हैं, सही है। इवन अगर आप गोल्ड को जो है वो उसकी रॉ फॉर्म में देख लें तो गोल्ड को पहनने का दिल नहीं चाहे, इतनी गंदी फॉर्म लगती है उसकी, ठीक है। वो तो बाद में इन मेटल्स को पहले मेल्ट किया जाता है, सही है। मेल्ट करने के बाद उनको मुख्तलिफ शेप्स दी जाती हैं और फिर उनको जो है वो इतना खूबसूरत बनाया जाता है कि बाद में वो हमें अच्छे लगते हैं। इवन गोल्ड के साथ भी यही होता है, वरना गोल्ड की रॉ फॉर्म इतनी खराब होती है कि उसको ज्वेलरी पर्पज तो दूर की बात, कोई उसको जो है वो देखना भी पसंद नहीं करे, इतनी बुरी सी फॉर्म होती है उसकी। अच्छा, अब देखें बेटा एक बात कि इन सबको मेटल्स को मेल्ट करने से पहले जो है एक प्रोसेस आता है, वो होता है एक्सट्रैक्शन, ठीक है। और एक्सट्रैक्शन में हम करते क्या है कि बेटा होता यह है कि मेटल कभी भी सिंगल स्टेट में नहीं मिलता हमें, उसके साथ बहुत सारी दूसरी चीजें कंबाइन हुई हुई होती है। फॉर एग्जांपल हमें एल्युमिनियम चाहिए, सही है। अब एल्युमिनियम हमें मिलेगा, लेकिन हमें पहाड़ों के अंदर से एल्युमिनियम मिल गया। अब बट ये एल्युमिनियम जो है इसके साथ सल्फर भी मिक्स होगा और इसके साथ डस्ट पार्टिकल्स भी कंबाइन हुए हुए होंगे, एक मेटल के साथ दूसरा मेटल भी कंबाइन हुआ हुआ होता है, सही है। फिजिकली कंबाइन हुआ हुआ होता है, केमिकली बेशक कंबाइन ना हो बट वो फिजिकली कंबाइन होता है, यानी टच हुआ होगा, चिपका हुआ होगा, जगह जगह उसके पार्टिकल्स मौजूद होंगे। एल्युमिनियम हो गया, डस्ट पार्टिकल्स उसके साथ कंबाइन होंगे, ऑक्सीजन की लेयर्स उसके साथ कंबाइन होंगी, उसके साथ जो है एल्युमिनियम के साथ मे बी पॉसिबल कॉपर कंबाइन हुआ हुआ हो या आयरन कंबाइन हुआ हुआ हो, ठीक है। अब होगा ये कि ये मेटल की एक रॉ फॉर्म होती है, सही है, यानी कि रफ फॉर्म होती है।
अब इसमें से मेटल को अलग करना होता है, वरना अगर हम इसमें से मेटल को अलग ना करें तो वो हमारे लिए बेकार है, ठीक है। ऐसी रॉ फॉर्म का हम कुछ भी काम नहीं कर सकते, सही है। ना हम उससे यूटेंसिल्स बना सकते हैं, बर्तन बना सकते हैं, ना हम उससे वायर्स बना सकते हैं, ना हम उस मेटल से कोई भी दूसरा काम कर सकते हैं, क्योंकि वो उसकी रॉ फॉर्म है, किसी काम की नहीं होती। तो मेटल को उसकी रॉ फॉर्म में से अलग करना, और रॉ फॉर्म से अलग करने के बाद उसको प्योर फॉर्म में लेकर आना, सही है। रॉ फॉर्म से अलग करने के बाद उसको उसकी प्योर स्टेट के अंदर लेकर आना, वो प्रोसेस कहलाता है एक्सट्रैक्शन, ठीक है। वो प्रोसेस कहलाता है एक्सट्रैक्शन, और एक्सट्रैक्शन के अंदर ही इलेक्ट्रोलाइसिस का स्टेप इन्वॉल्व होता है। अकेले इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से आप मेटल को कभी भी प्योरीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत छोटा प्रोसेस है, और मेटल को जो है वो प्योरीफाई करने के लिए एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री चाहिए होती है, और एक बहुत लंबे प्रोसेस से होकर उसको गुजरना पड़ता है एक्सट्रैक्ट होने के लिए। बट उसी का जो लंबा प्रोसेस होता है मेटल के एक्सट्रैक्शन का, उसी के अंदर एक हिस्सा इलेक्ट्रोलाइसिस का भी होता है, ठीक है। उसी के अंदर एक हिस्सा आपका इलेक्ट्रोलाइसिस का भी होता है। तो अब हम बात करेंगे फॉर एग्जांपल एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम की, कि एल्युमिनियम इज अ रिएक्टिव मेटल which makes it difficult to extract it from its ore. Earlier, it was obtained by heating its salt aluminum chloride with sodium metal. Sodium itself expensive, which made it even more expensive. Nowadays, aluminum is extracted by electrolysis of alumina, which is obtained from a cheap ore of aluminum bauxite. Due to the process of electrolysis, aluminum is so cheap that it is used in disposable plates for eating. देखिए बेटा, पहले हम एल्युमिनियम को एक एक्सपेंसिव मेटल के जरिए जो है वो एक्सपेंसिव प्रोसेस के जरिए एक्सट्रैक्ट किया करते थे, कि सॉल्ट को एल्युमिनियम सॉल्ट को हीट करते थे, और उसमें से और उसका सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते थे, तब जाकर जो है वो एल्युमिनियम अलग होता था। लेकिन ये प्रोसेस हमें बड़ा एक्सपेंसिव पड़ता था, क्योंकि सोडियम खुद ही जो है वो एक्सपेंसिव मेटल है, ऊपर से फिर एल्युमिनियम को हीट करना, और हीट करने के बाद जो है वो उसका सोडियम से रिएक्शन करवाना, ये सारी चीजें हमें एक्सपेंसिव पड़ती थी। अब इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से ये प्रोसेस बहुत चीप हो गया है, और हम इसमें सिंपल हम करते क्या है, अब इसमें सिंपल हम करते क्या है कि हमें एल्युमिनियम अपनी एल्युमिनियम क्लोराइड की फॉर्म में मिलता है, यानी उसके साथ क्लोरीन कंबाइन हुआ होता है। तो हम इसका जो है वो रिएक्शन करवाते हैं सोडियम के साथ विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, हम उसमें से करंट पास करते हैं। अब जब हम करंट पास करते हैं तो बेटा होता यह है कि एल्युमिनियम पॉजिटिव आयन है वो अलग हो जाते हैं, क्लोरीन नेगेटिव आयन है वो अलग हो जाते हैं। अब क्लोरीन जो है वो जाकर आपकी, क्योंकि वो नेगेटिव है तो वो आपकी पॉजिटिव प्लेट यानी कि एनोड पर जमा हो जाता है, और अब की बार हम एनोड जो है वो सोडियम की रॉड को लेते हैं, सही है। हम एनोड जो है वो कोई आम प्लेट नहीं लेते, बल्कि हम एनोड में सोडियम रॉड को ऐसा एनोड यूज करते हैं, सही है। सोडियम की रॉड को हम ऐसा एनोड यूज कर रहे होते हैं, तो उससे होता यह है कि क्लोरीन जाकर उस एनोड पर यानी कि सोडियम की रॉड के ऊपर जमा हो जाता है, और सोडियम की रॉड पर जमा होने के बाद क्लोरीन जो है वो बना लेता है आपका सोडियम क्लोराइड, और एल्युमिनियम जो है क्योंकि वो पॉजिटिव है और सारे ही मेटल पॉजिटिव होते हैं, तो एल्युमिनियम जाकर जो है वो आपका कैथोड पर जमा हो जाता है, और इस तरीके से एल्युमिनियम आपका सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है। तो ये प्रोसेस है आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम का। तो ये प्रोसेस है आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम का। इसी तरह बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम, देखें एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम जो है ये भी इलेक्ट्रोलाइसिस की मदद से होता है, क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा होता है, और इसमें भी कैथोड और एनोड प्लेट्स इन्वॉल्व होती हैं। तो बेटा जो है आपको सोडियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास एक होता है डाउन्स प्रोसेस, ठीक है। डाउन्स प्रोसेस की मदद से हम जो है वो सोडियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। दूसरा आपका एक और भी होता है, और वो होता है आपका कास्टर कैलिनर प्रोसेस। चाहे डाउन्स हो चाहे कास्टर कैलिनर हो, दोनों में इलेक्ट्रोलाइसिस इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि दोनों में ही करंट पास हो रहा होता है। Some metal is extracted by electrolysis of molten sodium chloride to deposit sodium metal at cathode by Downs process. Many metals are purified into pure metals by process of electrolysis. तो वही बात है बेटा जो अभी समझाई थी कि यहाँ पर
हम सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, ठीक है। मॉल्टन सोडियम क्लोराइड की जो डिपोजिशन सबसे पहले हम सोडियम क्लोराइड लेते हैं और फिर उसको जो है वो मेल्ट करने के बाद, मॉल्टन फॉर्म में सोडियम क्लोराइड को मेल्ट करने के बाद उसको जो है वो करंट पास करते हैं, तो सोडियम आपका अलग हो जाता है सोडियम आपका अलग हो जाता है और क्लोरीन आपका अलग हो जाता है, सही है। सोडियम अलग होकर आपका कैथोड पर जमा हो जाता है। तो ये जो पूरा आपका प्रोसेस कहलाता है वो बेसिकली आपका प्रोसेस है डाउन्स प्रोसेस। इसी तरह बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर है। अच्छा, इन प्रोसेस का बेटा अभी सिर्फ जो है, इन प्रोसेस की अभी सिर्फ जो है वो आपको इंट्रो दी हुई है। प्रोसेस की डिटेल तो आपको फिर नेक्स्ट ईयर ही पढ़ोगे आप लोग। ये सारे प्रोसेस आपकी कोर्स में जो है वो बहुत डिटेल में इन्वॉल्व हैं, सही है, और एग्जाम में भी आते हैं। और पहले तो ये होता था कि जब आप लोगों के पास आपको पूरे 18 चैप्टर्स पढ़ने होते थे, तो उस वक्त तो जो है वो आप लोग सारा पढ़ते थे, उसमें ये प्रोसेस वगैरह सारे आते थे। अब क्योंकि आपका बुक जो है वो स्प्लिट हो गई है हाफ हाफ के अंदर, तो अभी तो आप लोग सिर्फ इनका इंट्रो पढ़ रहे हो, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर आप जो है इन पूरे प्रोसेस का को डिटेल में पढ़ेंगे कि ये बेसिकली जो रिएक्शंस हो रहे हैं, जो प्रोसेस हो रहे हैं, वो किस किस मेथड से और किस किस प्रोसीजर से होकर गुजर रहे हैं। अब है आपका नेक्स्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। देखिए बेटा, कॉपर जिस तरह आपने, कॉपर भी एक मेटल है, जिस तरह आपने एल्युमिनियम को और सोडियम को अलग किया इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के जरिए, वैसे ही आपका कॉपर भी अलग होगा। तो बेसिकली बेटा कॉपर में क्या, इम्प्योर कॉपर इज प्योरिफाइड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इन दिस प्रोसेस द इम्प्योर कॉपर, ब्लिस्टर कॉपर, इज मेड एज एनोड इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो बेटा देखें, अब ये जो मुख्तलिफ किस्म की बेटा ओर्स होती है ना, जो यानी जो मेटल कंबाइन होकर दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होकर जो जमीन के अंदर से निकल रहा होता है, इनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसा एल्युमिनियम का भी आपने नाम पढ़ा था बॉक्साइट, सही है। सोडियम की भी अपनी एक और होती है, वैसे ही कॉपर की भी एक और होती है जिसको हम कहते हैं ब्लिस्टर कॉपर। तो हम कॉपर को एक्सट्रैक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लिस्टर कॉपर। अच्छा, इन दिस प्रोसेस द इम्प्योर कॉपर, तो ये जो इम्प्योर कॉपर है उसको हम ब्लिस्टर कॉपर भी कहते हैं। वो इलेक्ट्रोलाइट मेड एज एनोड, वो सारा जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर वो एज अ एनोड बिहेव कर रहा होता है, वो ब्लिस्टर कॉपर। कैथोड इज अ थिन प्लेट और शीट ऑफ प्योर कॉपर मेटल and the two electrodes are dipped into the electrolytic solution of copper sulfate containing few drops of sulfuric acid. The two electrodes are connected with a battery when electric current is passed through the electrolytic solution. देखिए बेटा अब क्या है कि एनोड जो है वो तो आपका इम्प्योर कॉपर है। एनोड की जो प्लेट होती है इस सेल के अंदर, इस पूरे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो एनोड बिहेव कर रहा होता है, यानी जो एनोड की प्लेट होती है वो आपका ब्लिस्टर कॉपर होता है, और जो कैथोड की प्लेट होती है वो बेसिकली आपका प्योर कॉपर मेटल होता है। और दोनों इलेक्ट्रोड प्लेट जो हैं वो डिप्ट होती हैं सॉल्यूशन के अंदर, और सॉल्यूशन किसका होता है, कॉपर सल्फेट का, और साथ में उसमें कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड के भी मौजूद होते हैं। द टू इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड विद अ बैटरी व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन द कॉपर एनोड डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन एज कॉपर आयंस which moves towards cathode and gain electron to get neutralized, depositing pure copper metal over cathode plate. अब वही बात कि जैसे ही हम करंट पास करते हैं तो जो आपकी कॉपर एनोड होती है वो अपने दो कॉपर आयन को रिलीज करती है। जो कॉपर की एनोड होती है वो अपने कॉपर आयंस को रिलीज करती है, वो आयन जाकर कैथोड के साथ कंबाइन होते हैं, और कैथोड के साथ कंबाइन होने के बाद वो न्यूट्रल हो जाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव जब नेगेटिव से कंबाइन होता है तो एक दूसरे के इफेक्ट को वो कैंसिल करके न्यूट्रल हो जाते हैं। और मोस्ट ऑफ द इम्प्योरिटीज ऑफ एनोड फॉल एट द बॉटम ऑफ द सेल कॉल्ड एज एनोड मड। और होता इसमें बेटा क्या है कि ज्यादातर जो इम्प्योरिटीज होती हैं एनोड की वो बॉटम ऑफ द सेल गिर जाती हैं, सही है। जो भी इम्प्योरिटीज ब्लिस्टर कॉपर में मौजूद होती हैं, सल्फर पार्टिकल्स हो गए या कोई भी दूसरे इम्प्योरिटीज, करंट पास होने की वजह से वो इम्प्योरिटीज रिएक्ट नहीं कर पाती, और वो सारी जो है वो एट द बॉटम ऑफ द सेल नीचे गिर जाती हैं, ठीक है। यानी कि सारा कचरा जो है वो जाकर नीचे बैठ जाता है, और कॉपर जो है वो अपने आयंस लॉस कर कर कैथोड के ऊपर जमा हो जाता है। और इससे होता क्या है बेटा कि एनोड की जो रॉड है उसका साइज अल्टीमेटली थोड़ा सा छोटा होता रहता है, और जो कैथोड प्लेट है आपकी उसका साइज अल्टीमेटली
थोड़ा सा बड़ा होता रहता है, क्योंकि बेसिकली जो है वो कॉपर एनोड से ट्रांसफर होकर कैथोड के ऊपर जमा हो रहा है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस होता है आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर का। और जितना भी जो कचरा है, जो भी रफ पार्टिकल्स हैं, वो आपके एट द बॉटम ऑफ द सेल डिपोजिट हुए हैं, उसको हम कहते हैं एनोड मड, क्योंकि वो एनोड से निकलते हैं और सारे नीचे जाकर बैठते हैं, तो उसको हम कहते हैं एनोड मड। और इस तरीके से आपका कॉपर जो है वो डिपोजिट हो जाता है किसके ऊपर? कैथोड के ऊपर। इस तरीके से आपका कॉपर जो है वो डिपॉजिट होकर कैथोड के ऊपर जमा हो जाता है। और कैथोड जो आपकी फिर बन जाती है वो आपकी 99.99% जो है वो प्योर हो जाती है। सही है, 99.99% आपकी प्योर कैथोड बन जाती है, और इससे जो आपको फिर कॉपर मिलता है वो 99.99% प्योर मिलता है। तो बेटा देखें, इलेक्ट्रोलाइसिस ऐसा भी होता है। अब तक मैंने जो आपको इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ाया था उसमें क्या था कि एक कंपाउंड के एलिमेंट को आप ब्रेक कर रहे थे, यानी कि सोडियम क्लोराइड में आपने सोडियम अलग किया और क्लोरीन को अलग किया। लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस की एक फॉर्म ये भी है जिसमें जो है बजाय डेपोजिशन होने के लिबरेशन होती है, यानी पहले से अलग हुए हुए होते हैं, बस एक इलेक्ट्रोड प्लेट से उसको दूसरी इलेक्ट्रोड प्लेट के ऊपर कन्वर्ट करना होता है। जैसा कि अभी हुआ कि कैथोड से एनोड से कॉपर लिबरेट हुआ और जाकर कैथोड के ऊपर जमा हुआ। तो ये भी आपका इलेक्ट्रोलाइसिस का ही प्रोसेस है, जिसमें बजाय डेपोजिशन होने के लिबरेशन होती है। ठीक है, और एक जो है इलेक्ट्रोड प्लेट से दूसरे इलेक्ट्रोड प्लेट के ऊपर मेटल डिपोजिट हो रहा होता है, जमा हो रहा होता है। ठीक है, और ये सिमिलर टू इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। तो बेटा यहाँ तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर आयशा? नो सर। तो यहाँ पर एंड करते हैं क्लास। तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का टॉपिक कल पढ़ाऊंगा। अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।